पुटकी नाम के एक शहर में शिल्पा नाम की एक औरत अपने बूढ़े सास ससुर, पति और बच्चों के साथ रहती थी। शिल्पा बहू के रूप में अन्नपूर्णा ही थी। उसका पूरा दिन सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल और पति की मदद करने में ही गुजरता था। हाय राम, ये घुटनों का दर्द तो जाता ही नहीं। अब भगवान उठा ही ले, इस कष्ट से तभी मुक्ति होगी। बुढ़ापा बहुत खराब है। ऐसा क्यों कहती है माँ जी? आज ही मैंने आपके घुटनों के लिए लहसुन का तेल बनाया है, आइए लगा देती हूँ। अरे सुखी रह बहू, सुखी रह। मम्मी जल्दी से टिफिन दे दो, मेरी बस छूट जाएगी। शिल्पा बड़े ही लगन से अपने सारे फर्ज निभाती। घर के खर्चे से कुछ पैसे बचाकर वो भविष्य के लिए जोड़ा भी करती थी। घर की माली हालत कुछ खास अच्छी ना थी, पर शिल्पा उसी में गुजारा करती और महेश से कभी किसी चीज की मांग ना करती। रात को महेश काम से घर लौटता है। फैक्ट्री वाले हाफ वर्कर को ही रखेंगे अब। मतलब आपकी नौकरी? नहीं, मेरी नौकरी तो है, पर अब पगार आधी ही मिल पाएगी बस। कोई बात नहीं जी, थोड़ा मुश्किल समय है पर कट जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सिलाई का काम शुरू कर दूं, थोड़ी आपकी भी मदद हो जाएगी। शिल्पा सिलाई का काम शुरू कर देती है और अपने घर की परिस्थिति को बचाने में लग जाती है। गुलक तोड़ने का समय आ गया, देखती हूँ कितने पैसे जमा हुए हैं। शिल्पा गुलक तोड़ती है और पैसे गिनती है। 30,000। इतने में तो आराम से सिलाई मशीन आ जाएगी। कल से ही काम शुरू करती हूँ। शादी के पहले शिल्पा सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। उसके हाथ तो मशीन पर ऐसे दौड़ते मानो किसी फैशन डिजाइनर के अंडर कोर्स करके आई हो। क्या सूट सिलती है शिल्पा, मजा आ गया। तेरा बनाया हुआ सूट पहनकर गई थी मैं मुंबई की शादी अटेंड करने। अरे सब रुक रुक कर पूछ रहे थे कहाँ से बनवाई। मान गए तेरी कला को। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उस समय शिल्पा कपड़े सिया करती। धीरे धीरे सब ठीक होता लग रहा था, पर किसे पता था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। शिल्पा अपने घर का काम कर रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है। मैम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, जल्द से जल्द लाइफ सेविंग हॉस्पिटल में पूछिए। ये बात सुनकर शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मशीन पर चल रहे पैर अपने आप ही थम जाते हैं। अपने पल्लू पर कटकाई हुई सुई बिना निकाले ही शिल्पा उसी हालत में भागती हुई नंगे पैर हॉस्पिटल पहुंचती है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है आपके पति का, शायद दोनों टांगे काटनी पड़े। ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द 2 लाख का इंतजाम कीजिए, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? हे भगवान। शिल्पा अपने घर जाती है और अपनी अलमारी खोलती है। सामने लाल कपड़े से ढका हुआ एक डिब्बा होता है, जिसे देखकर शिल्पा को कुछ याद आता है। शिल्पा की माँ जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तेरी शादी में तो तुझे खास दे नहीं पाए बेटा। ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए थे और मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी आखिरी निशानी समझकर रख ले बेटा। ये कहते हुए गोमती के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। शिल्पा के पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के नाम पर बस वो 2 सोने के कंगन ही थे, जो आज उसके पति को बचाने के काम आने वाले थे। मुझे माफ कर देना माँ, इनको बचाने में अब ये कंगन ही मेरी मदद कर सकते हैं। पिंकी बेटा, जरा इधर आ। हाँ माँ। ये कंगन ले और मुनीम के पास जाकर गिरवी रख के 2 लाख रुपए ले आ। शिल्पा पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। ऑपरेशन तो हो जाता है, पर समय पर ऑपरेशन तो हो गया, पर कम से कम 1 साल के लिए इन्हें पूरी तरह कामकाज छोड़कर आराम करना होगा, वरना पैरों की हालत बिगड़ गई तो अगली बार हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सब क्या हो गया शिल्पा, और क्यों, कैसे हुआ? शिल्पा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
पति का खर्च, बूढ़े सास ससुर, बच्चों की पढ़ाई। मेरी तो 12वीं पूरी हो गई है माँ, रोहन तो अभी छोटा है, हम दोनों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाएगी तू? इसलिए अब मैं भी नौकरी करूंगी और तेरे कंगन छुड़वा कर लाऊंगी। पिंकी नौकरी करने लग जाती है, पर घर के खर्चे कहाँ रुकने वाले थे। पिंकी के कंगन के ऊपर उठाए पैसों का ब्याज नहीं चुका पाने से मुनीम कंगन जब्त कर लेता है। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं। पिंकी को काम में धोखेबाजी करने का बहुत मौका मिलता है, पर शिल्पी के संस्कार में पली पिंकी ऐसा नहीं करती। एक रोज काम से घर आते वक्त वो देखती है कि एक आदमी एक औरत के हाथ से एक बैग छीनकर भाग रहा था। चोर चोर, मेरा बैग! पिंकी अपनी जान की परवाह किए बिना चोर के पीछे भागती है। सेल्फ डिफेंस में ट्रेन होने के कारण वो भागकर चोर से बैग छीन लेती है। बैग खोलकर देखती है तो उसमें पैसे ही पैसे थे। वो बैग बंद करके उस औरत को लौटा देती है। इस जमाने में इतनी ईमानदारी! इस बैग में 50 लाख रुपए थे और तुमने मुझे बैग लौटा दिया। चोर से बैग तुम लेकर आई थी अपनी जान पर खेलकर। तुम चाहती तो बैग रख सकती थी बेटा। आज भी तुम जैसे संस्कारवान लोग हैं धरती पर, मुझे विश्वास नहीं होता। ये लो, इनाम के तौर पर ये कंगन रख लो। ये कहती हुई पुष्पा हाथों से कंगन निकालकर पिंकी को दे देती है। वो कंगन कोई और नहीं, पिंकी की माँ के कंगन थे, और वो औरत कोई और नहीं, मुनीम की माँ थी। पिंकी कंगन देखते ही सारी बात पुष्पा को बताती है। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी बेटा। हमें तो तुम जैसे ईमानदार लोगों की ही जरूरत है। अब से महेश हमारा खाता संभालेगा। उसमें उसे ज्यादा चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा। जिसकी बेटी इतनी वफादार है, उसका बाप तो कितना वफादार होगा। शिल्पा के साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसके अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार उसकी मदद करने आ ही गए। कुछ ही दिनों में महेश ने काम करना शुरू कर दिया। शिल्पा शहर की जानी मानी टेलर बन गई और उनका परिवार सबके लिए एक मिसाल बन गया। माला घर पर बर्तन मांज कर अपना गुजारा करती है और अपनी बेटी नीलू को पढ़ाती है, लेकिन नीलू अपनी माँ माला को एक नजर भी देखना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। एक रोज माला के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद माला के घर में आ जाती है। एक बच्चा आता है और कहता है, कोई है क्या यहाँ? हमारी गेंद अंदर चली गई है, हमें वापस दे दो। बच्ची की आवाज सुन माला कमरे से निकलकर बाहर आती है और कहती है, अभी रुको, देती हूँ। माला गेंद बच्चे को देती है। नीलू ये सब देख लेती है। आपको समझ में नहीं आता क्या? क्यों गई गेंद देने? मुझे बोल देती, मैं दे देती। जब देखो ये जलावा मुंह लेकर चली जाती है सबके सामने। माला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेचारी बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। भगवान के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तूने मेरे साथ जो किया, मैंने तुझसे कभी शिकायत तक नहीं की। बस मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माला ज्यादा से ज्यादा घरों में काम पकड़ लेती है और अब बर्तन के साथ साथ कपड़े और घर सफाई भी करने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। एक रोज नीलू देर तक स्कूल से घर नहीं पहुंचती। चिंता के मारे माला नीलू के स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में नीलू के सारे दोस्त माला को देख लेते हैं और मुंह बनाने लगते हैं। माला को स्कूल में देख नीलू अपना होश खो बैठती है और तुरंत घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर नीलू माला से कहती है, मैं मर नहीं गई थी जो स्कूल चली आई। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। अब सब कल बातें बनाएंगे कि नीलू की माँ जली भुनी है। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। कान खोल के सुन लो, अगर फिर तुम कभी मेरे स्कूल में आई या मेरे साथ कहीं गई तो मैं पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगी और स्कूल छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब से मैं कभी तेरे स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तू पढ़ाई मत छोड़ना। मैं कभी तेरे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। माला अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। कभी भी दोनों जाते तो नीलू माला से एक हाथ दूर ही चलती, ताकि कोई नीलू की माँ को पहचान ना ले। ऐसे ही दिन महीने साल बीत जाते हैं
और नीलू बड़ी हो जाती है और जॉब करने लगती है। माँ, तुम अब ये सब काम करना बंद कर दो। किसी को पता चल गया कि तुम बर्तन मांजती हो तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर तुम्हें आज से यहाँ रहना है तो ये सब काम छोड़ने होंगे। बेटा, अब तो मेरे हाथ पैर भी साथ नहीं देते। अब मैं क्या काम करूंगी? मैं तो तेरे ही कमाने का इंतजार कर रही थी। माला खुद को कमरे में बंद कर लेती है और किसी के सामने नहीं आती। इधर नीलू को अपने साथ काम करने वाले लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती है। एक रोज रवि नीलू से कहता है, नीलू, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ ताकि उनसे मैं तुम्हारा हाथ मांग सकूं। ये सुन नीलू मन ही मन कहती है, अगर इसने माँ को देख लिया तो मुझे कहीं छोड़ ना दे। इस औरत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब इसके कारण मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए। नीलू रवि से कहती है, ऐसा है कि माँ गांव गई हुई है, जब आएगी तो मिल लेना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर तो जा ही सकता हूँ। चलो फिर आज तुम्हारे घर चलता हूँ, देखूं तो मेरा ससुराल कैसा है। रवि की जिद के आगे नीलू की एक नहीं चलती और उसे रवि को अपने घर ले जाना पड़ता है। रवि को आता देख माला खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे घर में कोई भी नहीं है, तब तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ, क्या कहती हो? अरे मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नीलू रसोई में चली जाती है और रवि इधर उधर घूमने लगता है। बंद कमरा देखकर वो उसे खोल देता है। कमरे में माला को देख रवि सब कुछ समझ जाता है। तभी नीलू वहां आ जाती है। तुम अपनी ही माँ को कमरे में बंद रखती हो क्योंकि वो जली हुई है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे मुझे तो खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ इतना प्यार किया। अब तुम मेरे पास भी नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नीलू रोने लगती है और माला सिसकती हुई रवि से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं खुद ही कमरे में रहती हूँ, उससे रिश्ता मत तोड़ो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रवि माला की बात मान जाता है। नीलू और अपनी शादी की बात वो माला से करता है। माला भी तुरंत मान जाती है। रवि के जाने के बाद नीलू माला को बहुत भला बुरा सुनाती है। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, गांव में भी तो हमारा घर है, वहां चली जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना रोज मेरे लिए एक नई समस्या खड़ी कर रहा है। माला खून के घूंट पीती हुई मुस्कुराकर कहती है, वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम है? अच्छा है, गांव में रहूंगी। तेरी शादी होते ही चली जाऊंगी मैं। नीलू की शादी रवि से हो जाती है और माला गांव चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नीलू को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, उनकी आखिरी इच्छा है कि तुम ही उसे आग दो। ये चिट्ठी पढ़कर रवि और नीलू गांव के लिए निकलते हैं और माला का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी मोहनलाल वहां आकर रोने लगता है और नीलू से कहता है, माला बहन बहुत अच्छी थी। अरे उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब मैं कुछ नहीं कमाता था तब वो मुझे खाना देती थी। तुम्हें पता है बिटिया, जब तुम छोटी थी ना और तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी, तब तुम्हें बचाने के लिए माला बहन जलते हुए कमरे में घुसकर तुम्हें कंबल में लपेट लिया था। तुम्हें बचाने के चक्कर में जलती लकड़ी उस बेचारी पर गिर गई और उसका इतना सुंदर चेहरा जल गया। ये सुनकर नीलू से बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो रुकते ही नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं ऐसी अभागन हूँ जो तुम्हारे त्याग को नहीं समझ पाई। फिर नीलू ने अपने पश्चाताप में गांव के घर को वृद्धाश्रम बना दिया और उस आश्रम को नाम दिया माला आश्रम। आज से कोई भी बुजुर्ग अकेली नहीं रहेगी, उनके लिए माला का घर है।